दिस एपिसोड ऑफ दोस्तकास्ट इज ब्रॉट यू बाय टिकरटेप। टिकरटेप एक इन्वेस्टमेंट एनालिसिस प्लेटफॉर्म है जहां पे हर रोज 2.5 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स एक्टिवली रिसर्च के माध्यम से मेथड्स का इस्तेमाल करके इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टिंग डिसीजंस करते हैं। मैं बात क्यों कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि ऑनेस्टली अगर अपनी बताऊँ ना तो मेरी तो इन्वेस्टिंग की जर्नी ना सब तुक्के पे रही है। एक स्मार्ट दोस्त पकड़ा, हाँ भाई यार किस पे लगाऊं पैसे। अच्छा मुझे पता भी नहीं है कि मतलब स्टॉक क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, एनालिसिस क्या होता है, रिटर्न क्या होता है, यूं ही हवा हवा में ऐसे ही तू बता दे किस में लगाऊं। भाई मेरे हिसाब से तो ये 3 बढ़िया लग रहे हैं, चल तू कह रहा है तो लगा देता हूँ। रिजल्ट क्या है भाई, मेरा पोर्टफोलियो इतना ऊपर नीचे जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ। आई डोंट हैव द लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन माई स्टॉक मार्केट जर्नी। तो उसको फिक्स करने के लिए मैं टिकरटेप पे मैं पर्सनली इनका फैन इसलिए हुआ क्योंकि इसके अंदर एक फीचर है मार्केट मूड इंडेक्स। मैं राइटर आदमी हूँ, तो उस मार्केट मूड इंडेक्स में क्या होता है कि आप मार्केट में देख सकते हो कि मार्केट के अंदर डर का माहौल है, यानी कि एक्सट्रीम फियर या एक्सट्रीम ग्रीड, लालच बना हुआ है कि खरीद लूं खरीद लूं खरीद लूं। इन सब के बेसिस पे आप अपना डिसीजन बना सकते हो। और अगर तुम अब भी कन्विंस नहीं हो ना, मैं तुम्हें मुफ्त के पैसे दे रहा हूँ, 1500 रुपए डेली खरीद सकते हो। कुछ नहीं करना, इनका एक कॉन्टेस्ट है बीट द स्ट्रीट। वहां जाके ये बताना है कि वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक कौन सा होगा और हाईएस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक कौन सा होगा। ये कर लिया, बात खत्म। तो मतलब घर बैठे बैठे, ये तो एक वो वाली बात होती है ना कि यार कोई स्कैम तो नहीं है, लिटरली 1500 रुपये ले जाओ यार। मैं एंड में ये कहना चाहता हूँ, आप लोग दोस्तकास्ट को मून पे लेके जाते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को स्टार्स पे लेके जाइए और टिकरटेप पे बटन दबाइए, डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक है। किस बात की वेट कर रहे हैं, जाकर साइन अप करें। बैक टू द एपिसोड। यो व्हाट इज अप माय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ दोस्तकास्ट। मेरा नाम है विनम्र कसाना। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं, कंसिडर सब्सक्राइबिंग बिकॉज वी रिलीज न्यू एपिसोड्स एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे। टुडेज गेस्ट इज द फाउंडिंग हेड ऑफ द स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI at IIT Delhi. He's also an affiliate faculty at the University of Washington. His name is Mosam and he's here to talk about क्या AI दुनिया भर पे कब्जा करेगा, क्या इलॉन मस्क एक पागल इंसान है, what is the implication of having AI in our daily lives, all of that and a bunch of cool stuff. He's one of the smartest human beings I've come across in the last few months. And if you're like यार bro मेरे को ये AI वगैरह समझ नहीं आता, but I kind of have to because it's literally gonna rule the world, you have fears, phobias, or you're just scientifically interested in AI, this is the conversation you need to be listening to. And the episode with Mosam from IIT Delhi begins in 3, 2, 1. Mosam, in this incredible heat wave, I've had the opportunity to finally have you on Dostcast. We corresponded and you promptly agreed, which was a nice surprise. And your job description is very cool. You had the AI at IIT Delhi. So I'm sure like you have other colleagues, but like when people are like, आप AI पढ़ाते हो, कितना fascinating नहीं होता होगा? Do you get that a lot? I do get that a lot. People generally take notice when I say कि I teach AI. So therefore I usually say I teach computer science. Just to be like normal. So that you don't get that extra attention, because Unnecessary. I'm assuming that, you know, like AI is such a buzzword in all of the world, right? For some it creates hope. For some it inspires terror. For some uncertainty, for most ignorance, right? But the fact that we use music playlists और उसके अंदर भी Spotify, Apple Music, they're smart enough to start recommending us songs that are based on our own liking, right? वो भी AI का example है. Absolutely. लोग आपके lectures check out कर सकते हैं to like see an entire definition of AI. But for the sake of the listeners of my show, can we just begin with like AI की exact definition क्या है, once and for all? Okay, you're asking with the hard question first. So it takes me about a lecture to finally get to the definition of AI. And I will try my best. But at the highest level from a lay point of view, wherever we feel that this action or this reasoning or this decision was intelligent, and if it is done by a machine, we would call that's an example of AI. What is intelligent itself, however, evolves over time. Right. Yeah. So therefore, we often say that, look, AI itself is a moving target. क्योंकि जब आपको एक चीज़ करना आ गई, तो फिर आप उसको बस रिपीट कर रहे हो, उसको किए जा रहे हो उस एल्गोरिथम से, तो फिर वो इंटेलिजेंस हमें खुद ही फील नहीं होती. मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि सपोज यू आर द मैजिक एंथुजियास्ट, और आप बच्चे और आप किसी मैजिक शो में गए और मैजिशियन ने कुछ मतलब सडनली उसमें से व्हाटएवर हैट में से रैबिट निकाला. सो यू आर लुकिंग एट इट विद आइज़ की ये क्या हो गया, ये तो मतलब अमेजिंग है, ये दिस इज़ मैजिकल एज अ मोमेंट फॉर यू, राइट? बट सपोज टुमारो यू बिकम अ मैजिशियन
एंड यू नो एग्जैक्टली हाउ इट इज़ डन कि रैबिट कहाँ पे है और वहाँ पे आप कैसे यू नो मिस डायरेक्शन कर रहे हो और रैबिट कैसे बाहर निकल रहा है. The next time you will show it, you will not feel the same magicalness in it. It will be an algorithm at that point. It'll become stale in your eyes. It may become stale in your eyes, and more importantly, that will no longer feel magical. And intelligence is the same thing. कि एक छोटा बच्चा है, उसे अभी आपने 1+1 करना सिखाया, उसने 3+4 करना सीख लिया अपने आप ही सोच के, तो आपको हो गया तो बहुत इंटेलिजेंट है. पर मैं आपसे कहूँ 3+4 क्या होता है, आप बोलो 7, तो मैं आपको इंटेलिजेंट नहीं बोलूँगा. सो इंटेलिजेंस इज इज इन द कॉन्टेक्स्ट, देयर इज़ अ कॉन्टेक्स्ट. आपने क्या इन्फॉर्मेशन दी है उस सिस्टम को, उस एजेंट को, और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे निकालना, आपको क्या उसकी एबिलिटीज़ पे कुछ अंडरस्टैंडिंग है. सो वहाँ से इंटेलिजेंस इटसेल्फ बिकम्स अ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन. जैसे ह्यूमंस में भी जब इंटेलिजेंस अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो IQ टेस्ट लेते हैं. आजकल कितने सारी वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी, कितनी स्टडीज़ मिल जाएंगी जो ये कहती हैं कि IQ टेस्ट इज़ रॉन्ग, यू कैन नॉट मेजर पीपल विद वन टेस्ट, एंड दिस दैट, देयर इज स्पेशल रीजनिंग, देयर इज विजुअल रीजनिंग, देयर इज यू नो द डिडक्टिव रीजनिंग, वट एवर, ब्ला ब्ला, राइट. सो ऑल दोज प्रिंसिपल्स इन प्रिंसिपल, इन थ्योरी, अप्लाई टू मशीन्स ऑल्सो. कि हम एक मशीन को एक पर्टिकुलर सिचुएशन में रखना चाहते हैं और कुछ उससे करवाना चाहते हैं, और वो डिसीजंस या अपने एक्शंस या अपने चॉइसेस व्हाटएवर, वो अगर ऐसे ले जिससे कि हम एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएँ, और वो ऐसे ले कि शायद हमारी एक्सपेक्टेशन से भी बेटर अचीव कर पाए या थिंग्स लाइक दैट, तो हम धीरे धीरे बोलने लगेंगे कि हाँ ये मशीन इंटेलिजेंट है. फिर जब हमें उस मशीन की आदत हो जाएगी तो हमें लगेगा कि ये तो हमेशा ही करती है, इसमें क्या इंटेलिजेंस है. फिर वो किसी नई सिचुएशन में कुछ इंटरेस्टिंग कर लेगी तो फिर आपको लगेगा कि हाँ ये मशीन इंटेलिजेंट है. एक इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है कि यू नो 1800s, लेट 1800s में कभी आप सोच भी नहीं सकते थे कि आप दरवाजे के पास जाओगे और दरवाज़ा अपने आप खुल जाएगा. वुडंट दैट बी एन इंटेलिजेंट डोर? तो वो जो थॉट था कि दरवाज़ा अपने आप मैजिकली खुल जाएगा, दरवाज़ा अपने आप इतना इंटेलिजेंट होगा कि आपको देखेगा और उसको लगेगा कि आप तो अंदर जाना चाहते हो, तो हम दरवाज़ा मैं अपने आप को खोल देता हूँ. दिस आइडिया वुड बी वेरी इंटेलिजेंट, राइट, फॉर अ डोर. बट नाउ वी जस्ट नो इट्स अ मोशन सेंसर. नाउ वुड वी से द डोर इज़ वेरी इंटेलिजेंट? आई मीन आई डोंट नो, राइट. सो इसी वजह से AI की डेफिनेशन ऑलवेज रिमेन्स अ मूविंग टारगेट. बट इन प्रिंसिपल द डेफिनेशन इज दैट एवरी एजेंट, बी इट ह्यूमन, बी इट मशीन, has been given some knowledge, has been given some experience. It has a certain objective that it wants to achieve. And the machine is expected to take actions such that it achieves its objective as best as possible, as well as possible. आप चेस खेल रहे हो तो आपका ऑब्जेक्टिव है आपकी चेस की रेटिंग बढ़ानी है, आपको चेस गेम्स जीतने हैं. अगर आप फेसबुक हो तो आपका ऑब्जेक्टिव है कि यूज़र इंगेजमेंट बढ़ाना है, वो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है. आपके पास नॉलेज क्या है? आपके पास नॉलेज है कि यू नो किस व्यक्ति ने पहले किस पे क्लिक किया था, कितना टाइम कहाँ स्पेंड किया था, वो सारी की सारी आपके पास एक्सपीरियंस और हिस्ट्री है. उसके बेसिस पे आप एक एल्गोरिथम बनाओगे जो कि ये प्रेडिक्ट करेगा कि आपको कौन से पोस्ट्स दिखाएं, कौन सी पोस्ट्स नहीं दिखाएं. आपने स्पॉटिफाई की बात की, वही बात है कि आपने कौन सा म्यूज़िक फॉरवर्ड कर दिया, कौन सा म्यूज़िक, वो पूरी हिस्ट्री है. उसके बेसिस पे आपको क्या पसंद है वो प्रेडिक्ट करें, वो रिकमेंड करें. आप गूगल पे जाते हो, सिर्फ आप क्वेरी डालते हो, क्वेरी के बेसिस पे वो आपको सही वेबसाइट दिखा पाए, दैट्स इट्स ऑब्जेक्टिव. आप ऑटोमेटेड ड्राइविंग एजेंट सोचते हो तो वो आपकी गाड़ी ड्राइव कर रहा है और वो बिना क्रैश किए फास्टेस्ट राउट से आपको सेफली आपके डेस्टिनेशन पे पहुंचा दे, ये उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है. तो अलग अलग सिनारियोज में दे विल बी वेरी डिफरेंट लुकिंग ऑब्जेक्टिव फंक्शंस. But in every scenario, the machine would be expected to take some actions to achieve its objective, that objective. वो जितना अच्छा ले पाएगी उतना हम उसको ज़्यादा इंटेलिजेंट बोलेंगे. And because of this, you know, very abstractness, AI becomes like a philosophical definition, because उसकी manifestations look very different from each other. Right. You have something as simple as a toaster to something as complicated as an intelligent home. And how do you even decide कि क्या है? एंड टोस्टर के लिए यू कैन थिंक ऑफ एन इंटेलिजेंट टोस्टर कि जब ब्रेड अप्रोप्रिएट ब्राउन हो जाए तो वो अपने आप निकल जाए, दैट वुड बी एन इंटेलिजेंट टोस्टर. मे बी टुमारो वी विल हैव सच अ टोस्टर एंड वी विल नो एग्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ अ कलर सेंसर इट इज एंड देन वी विल नॉट कॉल इट इंटेलिजेंट. सिमिलरली इंटेलिजेंट होम तो खैर इट्स अ बिग सिस्टम, सो आई थिंक दैट इंटेलिजेंस कैन कीप इवॉल्विंग. दे आर वेरी सिंपल थिंग्स कि आप घर से बाहर जा रहे हो, आपका वॉलेट घर में है, तो वो एक बीप बजाए सेइंग कि आपका वॉलेट रह गया, या आप ऑफिस से निकल गए, आपके फ़ोन को पता है, आपके फ़ोन ने देख लिया कि आपकी पाथ क्या है, उसने प्रेडिक्ट कर दिया कि आप घर आ रहे हो, उसने घर को मैसेज दे दिया, उसने AC पहले ही ऑन कर लिए.
that will be an intelligent home, for example. जैसे हम लोग we often talked about how when the computer came around, a lot of our problems like became easier to solve, right? क्योंकि एक machine हमारे लिए काम कर रही थी. I see that the world is constantly solving more and more problems so that our lives become more convenient. The fact that अब रिकॉर्ड करने के लिए हमें एक स्टूडियो में नहीं जाना, वी कैन सेट अप आवर ओन माइक्स, कॉफ़ी के लिए कॉफ़ी मेकर है, कैमरास के लिए सीमलेस रिकॉर्डिंग है, सारी चीज़ें हैं. इन दिस क्वेस्ट टू मेक आवर लाइव्स ईजियर, राइट, what do you think is the final frontier? Like वो क्या होगा? And I'm sure you get questions like this a lot. ऐसे dystopic से कि ड्यून वाले कि क्या होगा, क्या नहीं होगा. But like, where do you think this need even comes from? Like to constantly make our lives better using these machines. And मतलब, does someone ever say कि यार, where do you draw the line? Why do you draw the line? What is the reason to draw a line? Maybe the innate fear that something bad could happen, which is the stuff of half of science fiction movies. But we should make those kinds of movies for fun. There is no problem. But why are we extrapolating, some of these science fiction movies in our life necessarily? Okay, so let me say something. I think throughout the last 2000 years or whatever, right, there has been constant improvement, constant evolution of our understanding of our technology, right? कोई भी एज ले लीजिए, स्टोन एज ले लीजिए, व्हील डिस्कवर हो गया, बाद में एलॉयज हो गया, ये हो गया, आज इंफॉर्मेशन एज में है हम. एट एवरी पॉइंट इन टाइम वी आर ट्राइंग टू एड वैल्यू. And of course, what we lose something useful there. At that time also, there will be a lot of people who will say कि हमारे ज़माने में कितना अच्छा था और आज तो सब बहुत ख़राब है. तो वो भी लोग होंगे और वो भी लोग होंगे जो ये कहेंगे कि आज जो पॉसिबल हैं चीज़ें वो तब पॉसिबल ही नहीं थी. And it has made life interesting, simpler, exciting. New things can be done faster. Right? There are many. I mean, we can just connect each other on WhatsApp or whatever. Right? To 20 years ago, my mom would tell me कि उस जगह पे 6 बजे पे आके खड़े हो जाना, and if she is late, she has no way to communicate with me. Right. वो चीज़ें भी हमने देखी हैं अपने टाइम में. Maybe you haven't, but I have. So eventually, whenever this new technology comes, we are solving a problem, right? And we are constantly improving the technology. Now, the question that you are not asking exactly. I mean, you asked where to draw the line. I don't personally see that we should draw the line. In general, in progress, but I think we should be mindful that we don't create something that hurts us in the long run, right? That hurts our planet, that hurts the animals, that hurts the nature, that hurts the our own existence, right? Those are the things that we should be mindful of, and that is where we should draw the line, right? So we should not have made nuclear weapons. I agree with that. Or if we are making nuclear weapons, we need to be very, very careful that they need to be very carefully safeguarded such that they don't cause, global harm, for example, right? In the same way, I would say that any AI system can be used in different scenarios. One of its scenarios could be go kill people, for example, right? If you're talking about science fiction. It's not possible today. गन्स तो दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं. आपको अगर ऐसा करनी है तो आप अलग हर जगह गन लगा दीजिए और उसको ऑटोमेटिक गन पे डाल दीजिए, लोग मर जाएंगे जिनको मरना होगा, राइट? इट्स नॉट वेरी हार्ड, राइट? Why haven't we done that today? Because there is no benefit, there is no incentive for any of us to create such guns. And even the terrorists actually don't have incentives to kill broadly. वो once in a while कुछ crazy लोग आ जाएं. वो AK-47 से ही हो जाता है. तो eventually AI उतना कुछ क्या कर लेगा? The other thing we have to realize is that when there are guns, then there are also mechanisms to keep them in check. Yes. Be it the security intelligence, be it whatever the ways to safeguard. Nuclear उसके अंदर भी there are activation codes. There are like many kept in lock and key. And one of the things that we forget is that because AI can be applied in different scenarios, not only can AI be used by a terrorist, AI can also be used by the opposite of terrorist, the state, to make sure that their people are safe. So if we really believe that AI has the power to kill everyone, then we should also believe that AI also has the power to save everyone. And then it will be AI versus AI, and this cat and mouse game has always been part of our life. And then we can live stream it on YouTube and watch it. So to me, the long story short, right? I think some of the fears are too far-fetched and relatively unfounded. Now, I am not saying that things like these are not possible, but I do believe that AI continues to be in mankind's control. So to the extent that we control what AI should do, not how AI should do, but what AI should do,
and we do a good job of explaining to AI or telling AI what you need to do, what is your objective function, I think we will remain in a safe territory, and the more progress happens, there will be no need to draw a significant line. At least that's my position on this. Yeah. Two things on that. Number one, you mentioned कि एक ऐसी दुनिया बनाए where it's not hurtful and also impractical for us. You didn't use the word impractical, but I'm taking deviation from there. Sure. We love using Google Maps. All of us do. Every now and then, Google Maps takes you on a route that you're like, where the hell am I? Matlab, I could have just used my spatial senses, which are rusted on now, क्योंकि मैंने उनको use नहीं करा इतने समय से. Instead, I just use this map. Now my phone's battery dies. Now I'm in a screwed up situation because now this spatial sense that everyone else used, I don't have it anymore. Yeah. Right? So what I see a lot, I mean, especially in Silicon Valley as well, people at the forefront of emerging technologies often live very monk-like lifestyles because they understand that to create this technology, there also needs to be a balance. Right. Do you agree with that at all? Do you see merit in like still making sure that if we're like using these apps or these tools, we also have an understanding of the tools we're naturally given, like in our own bodies, our own awareness. I'm distinctly reminded of a blind person. He unfortunately died. He was maybe 14 when he died. He could play video games. He was a blind person. I don't know if you've seen this. You should check this out. It's amazing. It's on YouTube. There are many programs on him. He could just walk without a stick. He knew exactly where the obstacle is. He knew exactly how to maneuver himself, how to navigate. He could play video games without looking at the screen because he was blind, obviously. How could he do this? The way he did this is that he kept sending small signals like, and he would listen to, and his brain was trained for that, how quickly the sound is coming back. He would register it in his brain, and that will help him figure out how far the next obstacle is, and he will skateboard. He was crazy. I mean, I was in awe of the kid. He just showed us what humans can be capable of if they are put in circumstances where they are forced to train themselves for something we are not generally trained for. Another very interesting example, slightly unrelated, but since we are talking and it's an informal long conversation, there's a movie called Ship of Theseus. Yes, by Anand Gandhi. Yes, I don't remember the director, but probably by him. And the first story is of a blind photographer who takes very amazing pictures while being blind. Okay, I'm extrapolating a little bit. And then she gets her eyes because she's able to get the surgery done and she gets eyes. And her quality of photography goes down. Wow. You should check that out. It's a beautiful movie. So the point I'm making is that even today, we understand that our brain is capable of much, 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 much more than what we use it for. Just without question. People who sing beautifully, our brain can, be trained for that. People who, are very strong, technically, our brain can be trained for that. Our brain can be trained for not using our eyes and maneuvering in complex environments. But we don't, because we don't need to. We don't train ourselves. I think the same logic applies to all the apps. You are right. Now that we have started to following Google Maps, the sense of direction has gone down. Nobody, even in you pilots, right? There is autopilot, but 1 out of 10 takeoffs and landings, I think landings, pilots are supposed to do manually just to check that if they still remember. Got it. Yeah, it's a rule. It's a rule in aviation. So I think the choice is ours to be dependent on an app at a certain level and not be completely dependent on an app. That's our choice to make. So when you have more options, you have to exercise more caution and choices to how to deal with them. 20 years ago, there was no Google Maps. You have to memorize कि वहाँ से right turn है, वो building ऐसी दिखती है, उसके सामने से right turn लेना है, and things like that. Now you have multiple opportunities. You can train yourself to not bother. You can train yourself to bother. I would say that whenever these technologies come in, they come in to potentially make our life easier. But how much, where, when to use technology
is a choice that requires more careful consideration than we often give it. For someone who does teach it, right, what choices do you make in your own personal life? Do you use all the apps? Have you deliberately like staved off a few? Like what is your own routine with, like I'm assuming अगर आप पढ़ाते हो तो नहीं, मैं ऐप्स तो नहीं पढ़ाता हूँ, मैं तो नहीं मतलब कहने का मतलब है कि टेक्नोलॉजी पढ़ाता हूँ, उसके पीछे टेक्नोलॉजी क्या हो सकती है. आई मीन दिस इज अ क्वेश्चन दैट विल रिक्वायर सम इंट्रोस्पेक्शन. Definitely I would say that places where I am good at, I try to avoid using apps. Like for example, a simple example is calculator. Yeah. आप मुझसे बोलोगे 325 + 263, तो मैं कोशिश करूँगा एज अ फर्स्ट इटरेशन मन में करने की. पर अगर आप मुझे बोलोगे 759.375 डिवाइडेड बाई 101.2, तो मैं कैलकुलेटर से ही करूँगा, मैं उसको एक्चुअली नहीं लिख के करने वाला. तो कुछ चीज़ें हम अपने को कॉन्स्टेंटली ट्रेंड रखते हैं, क्योंकि जो हम रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं हम भी कोशिश करते हैं कि वो फैकल्टीज़ हमारी वीक ना हो जाएं. बट मेरा सेंस ऑफ डायरेक्शन बहुत ही ख़राब है. तो आई डू एक्चुअली यूज़ गूगल मैप्स. टुडे आई टुक मी अबाउट 1 hour टू रीच दिस प्लेस while I was talking to another person on phone in the speaker, and my Google Maps was just constantly giving me directions, and I actually don't know what route I took. I was just looking at the traffic, talking to the person, and following the directions at the same time. I do that too. It leads me to some very interesting places sometimes. Sometimes. आपने एक और बहुत interesting बात बोली थी कि Google Maps sometimes messes up. Yeah. So this is the question you did not ask, but let me still go there. कोई भी जब नई टेक्नोलॉजी आती है, स्पेशली AI टाइप टेक्नोलॉजी, जहाँ पे हम इंटेलिजेंस को डेवलप कर रहे हैं. अब जैसे आप चेस ही देख लो, हमारी 2000 ईयर हिस्ट्री है, या मतलब 1000 ईयर हिस्ट्री जितनी भी, मतलब बहुत पुराने ज़माने से चेस चला आ रहा है. एंड वो कलेक्टिव विजडम हमेशा एक्यूमुलेट होते 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 हमारे ग्रैंड मास्टर्स आए. तो एवरी जनरेशन इज गोइंग टू बी स्मार्टर देन द नेक्स्ट जनरेशन, बिकॉज प्रीवियस जनरेशन, बिकॉज द लेटर जनरेशन हैज़ all the collective knowledge of the previous generation, right? And in the same way, अगर आप कंप्यूटर चेस देखोगे तो आप बड़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ भी बनी है. वो 80s में जो चेस टूर्नामेंट्स होते थे, एंड पीपल यूज टू थिंक कि कोई चांस ही नहीं है कि हम ह्यूमंस को हरा पाएंगे, ग्रैंड मास्टर्स को हरा पाएंगे, हम मीन्स द मशीन्स. एंड 96 में व्हेन डीप ब्लू डिफीटेड गैरी कैस्परॉव, इट वाज अ मेजर डील. आज कोई बात ही नहीं करता है कि हम ह्यूमन वर्सेस कंप्यूटर चेस करें. क्यों करेंगे? कंप्यूटर्स आर सो डैम गुड, राइट? द पॉइंट इज़ कि कोई भी इस तरह की जो डीप टेक्नोलॉजी है, वो जब सिस्टम में आने की कोशिश करती है तो शुरू में वो गलती करती है, बिकॉज वो लर्न कर रही है. इट्स बेटर देन टेरेबल. दैट इज़ वाई देयर इज़ एन ऐप फॉर इट. अदरवाइज वो रिसर्च प्रोटोटाइप होता कहीं पे. इट देन रिक्वायर्स लॉट ऑफ गुड डेटा, एंड यू शुड रियलाइज दैट इंडिया में मे बी गूगल हैज़ द बेस्ट डेटा ऑन स्ट्रीट्स एंड रोड्स. उससे पहले कुछ mapmyindia.com वगैरह कुछ होता था, बट गार्मिन भी करता था कुछ यहाँ पे, कुछ होता था, लेकिन वो बहुत वीकर थे गूगल मैप से कंपैरिजन में. क्यों थे? क्योंकि गूगल ने क्या किया कि एक तो उसको डेमोक्रेटाइज कर दिया, सबके फ़ोन पे आ गया. उसके बाद उन्होंने देखा कि कहाँ कहाँ गाड़ी जा रही है, कहाँ कहाँ फ़ोन जा रहा है, लेट्स से. उसके बेसिस पे उन्होंने कहा अच्छा यहाँ रास्ता होगा. तो उन्होंने रास्ते एक्स्ट्रापोलेट किए हैं. उनको हमेशा मैप्स में जितनी इन्फॉर्मेशन मिली है वो लिमिटेड है. उन्होंने पूरी के पूरी कंट्री के रास्ते उनको कैसे मिल गए? कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो शायद मोस्ट लाइकली नहीं दिए हैं उनको. तो उन्होंने ऐसे ही चल चल के लोगों की यूजेज से रास्ते एक्स्ट्रापोलेट किए कि यहाँ पे रास्ता होगा, वहाँ पे रास्ता होगा. अब कोई स्कूटर पे यूज़ कर रहा है तो आपको तो नहीं पता ना, गूगल को शायद नहीं पता कि वो स्कूटर पे यूज़ कर रहा है फॉर एग्जांपल. तो हो सकता है कि वो किसी पतली जगह पे आपको भेज दे जहाँ पे स्कूटर जा सकता है लेकिन कार नहीं जा सकती. तो डेटा भी अच्छा चाहिए. ये चीज़ें धीरे धीरे रिफाइन होकर बेटर होती जाती हैं. आई डोंट नो इफ़ यू हैव सीन विंडोज़. I have seen Windows 95 also. No, I've seen Windows 95. I've seen the entire journey to Windows 10. So now, we are in a slightly better place than Windows 95 for sure. ना? उस समय तो हम जोक करते थे कि it is Windows, वो हर थोड़ी देर बाद हैंग होगा ही होगा, and we'll have to reboot it. Those jokes have reduced drastically for Microsoft in the last 5 years, I would say. तो I think हर टेक्नोलॉजी का, हर फील्ड ऑफ नॉलेज का ये एक पाथ होता है कि एक टाइम पे जाके मैच्योरिटी आती है. And in the middle there are mistakes. जैसे you must know about this Tesla accidents that have happened. Of course. Right? तो I've had the luxury of sitting in a Tesla and like seeing कि कहाँ तक उसका self driving चलता है. Right. And like beyond like a super highway, it's pretty hard to do the self driving. And that's because they have purposefully chosen not to.
सो ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी चल नहीं सकती, चलेगी, लेकिन वो ज़्यादा गलतियाँ करेगी। और इस तरह की टेक्नोलॉजी को सिस्टम में डालने के लिए, सिस्टम में मतलब एक्चुअली रोड्स पे डालने के लिए, यू हैव टू बी सुपर श्योर कि आपकी गलती की रेशियो बहुत ही कम है। तो एरर रेट इज सो मिनिमल दैट यू विल प्रोबेबली नॉट गेट इनटू समथिंग मेजर, बिकॉज यहाँ पे कैटास्ट्रॉफी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, राइट? तो हाईवे ड्राइविंग इन द US, नॉट इन इंडिया, हाईवे ड्राइविंग इन द US इज रिलेटिवली sort of mundane. There are very strict rules that generally everybody follows. तो इसलिए टेस्ला कर पाती है. फिर भी it got confused whether it's a cloud or a truck, right? For example, right? So हो सकता है कि आज से 5 साल बाद वो भी सब problems निकल जाएं and it's even makes even fewer mistakes, even though it is already better than human driver, I think. Yeah. So I think the main point here is that जब भी ये नई ऐप हम बनाते हैं तो आपके 2-3 क्वेश्चन थे. नाउ आई एम गोना क्लोज दिस. तो एक तो यू आस्क्ड वेदर यू आर लाइक अ मॉन्क. सो आई थिंक जब हम नई कोई चीज़ बनाते हैं तो आपको पता होता है कि अभी ये हम बना रहे हैं, थिंग्स आर इन प्रोग्रेस, तो आप इसको 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते. ओवर टाइम वो ट्रस्ट AI सिस्टम को लेना पड़ेगा, मतलब डेवलप करना पड़ेगा आपके साथ. उसको कॉन्स्टेंटली दिखाना पड़ेगा कि देखो मैं AI सिस्टम हूँ, मैं गलती नहीं कर रहा हूँ. और अगर वो कॉन्स्टेंटली दिखाते रहेंगे कि मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, तो फिर आपको भी लगेगा कि हाँ ये सिस्टम पे ट्रस्ट किया जा सकता है, क्योंकि एक्चुअली गलती नहीं कर रहा है कॉन्स्टेंटली, जैसे हम अपने कैलकुलेटर पे ट्रस्ट करते हैं. सेकेंड थिंग यू सेड कि यू नो हाँ, द सेकेंड थिंग इज़ कि वो जब डेवलप होते होते वहाँ पे उस लेवल ऑफ रिफाइनमेंट पे पहुँचेगा, हमें उस सिस्टम को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, इवन दो वी आर यूजिंग इट नाउ. एंड द थर्ड थिंग इज़ वेदर वी यूज़ द सिस्टम और नॉट, how much we use it, in what circumstances we use it, how much we not use it to make sure that we remain up to date in our mental faculties. That's a choice we have to have. We should not forget that. That's crazy. I think the part about iteration, मैं अगर आप देखूं, Google Maps always asks you for feedback every now and then, right? And because we're used to banks and everyone else, हम like अब कौन feedback देगा? But it's just so that the service can become better for you. The other thing you mentioned is कि कभी कभी क्या होता है कि अगर आपके पास गाड़ी है, आपको स्कूटर वाले रास्ते में घुसा देगा. Yet, but the distinction between the walking and the driving is very clear. Absolutely. They always, because more people walk in general. तो जब वो अपने फ़ोन को लेके जा रहे होते हैं, the maps is able to understand कि यहाँ पे walking वाला रास्ता है. And if you've done something crazy, like you go, like for example, you say कि मेरे को दिल्ली से बॉस्टन पहुँचना है, it'll actually give you like an entire route to get there. Won't mention permissions and everything else, and then it has a cool little thing that says jet ski across the Pacific, just for messing with people. You are using nicer words. This is 10 years ago. I said I was in the US. I said, how do I get to Australia? And somewhere in the middle it said, and swim for 16 hours or something. That was, or swim for a few days or something. I forget, but that was really funny. Absolutely, I completely agree. So the other thing with the maps, now we're getting to that, is it has made food discovery a lot easier. Mm-hmm. Because if you're like in the middle of nowhere, you're like food near me, और जिन लोगों ने वहाँ पे contribute करा है, we've rated places, so that has become easier. And then you can choose based on the filters, right? That's how the food delivery apps also work. Like, do I want something that is relevant? Do I want less distance? Do I want 5 stars? All of those things are like used by AI. But like you said, it isn't magical anymore, because we're used to it. कि हाँ यार Google Map कर ले, क्या करना है? Like the fact that exists, the fact that a lot of people from my generation have just stopped carrying cash because यार हर जगह UPI चलता है. Like, oh, the miraculous sound of टना ऐसे जो होती है Paytm की या GPay की, that has become normal, right? There's so many things that AI has just normalized that the everyday genius of AI is missing. It's only like when, say, you educate people about AI, does it like still, once again, does it have that shine? As far as like your education of AI is concerned, what are like some of the questions that your students are most fascinated? Like what is the 1 or 2 questions that you get the most? Okay, so one thing I want to clear before I come back to this question. We think that any novel thing that is happening today in the computational world is AI, but we have to be mindful that it's not necessarily. For example, UPI. Yeah. I don't think that has anything to do with AI. It does not? It's security. You have to make sure that, things are encrypted properly. There are checks and balances, but that has nothing to do with AI. Okay. I mean, or there may be a small part there somewhere in the middle where some AI technology gets used. Maybe a garnish of AI. But eventually, I mean, that's just
other aspects of computer science, and those are very important too. So while Right. AI is a major buzzword, Correct. AI is a technology that we look up to in the next 10 years. Maybe it will change things for the better or whatever. But there are many other things that are very valuable. The question you asked is, what are my students generally interested in these days? देखो, मैं समझता हूँ कि there are two types of students. Now I am giving you very gross generalization, and my students may not like it. एक तरह के स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत कम है, जिनको डीप टेक्नोलॉजी समझ के उसके अंदर और घुसते जाना है. Yeah. The black hole seekers. श्योर. एंड दूसरे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको आज क्या चल रहा है वो समझ के अच्छी जॉब लेनी है, और फिर मे बी वो आगे कुछ करना है समटाइम. आई मीन दे आल्सो हैव लॉट्स ऑफ एस्पिरेशंस, बाय द वे. आई एम नॉट सेइंग दैट दे डोंट. फॉर एग्जाम्पल, दे मे फील कि यहाँ पे मुझे एक स्टार्टअप क्रिएट करना है, मुझे अपना कुछ करना है, मुझे दुनिया में ये चेंज लाना है, वो चेंज लाना है, उसमें कंप्यूटर्स यूज़ करने हैं. उस तरह के बहुत लोग मिल जाएंगे आपको. बट दोज आर नॉट टेक्नोलॉजी फोकस्ड और साइंस फोकस्ड. लेट मी यूज द वर्ड साइंस हियर. दोज आर नॉट साइंस फोकस्ड. Those are people who are thinking of how to apply science in the context of an application or something. जो वो पूरा broad area है of set of students है. They are generally interested in what is kind of the most application oriented technology today. And for my field, it is neural networks, deep neural networks, which is the main reason that has revolutionized AI in the last, now it's about 8-9 years. For the sake of clarity, what is a deep neural network? I see. We understand brain, Yeah. right? Brain has neurons. Neurons are connected to each other. One neuron fires, which basically means it sends an electric impulse to the next neuron. The next neuron receives impulses. If it receives a strong enough impulse, it activates, it fires and sends a signal out. ये सारे न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से हैं. बहुत सारे, मतलब 10 to the power, I forget how many, I will not quote a number, we can check. But all these neurons and different parts of the brain are, something is for language understanding, something is for visual understanding, something is for taking decisions, etc. right? इस तरह से हमारा ब्रेन पूरा अरेंज्ड है. और हमारा ब्रेन इंटेलिजेंट है, क्योंकि that's what humans are strong. तो जब हमने ये सोचा कि मशीन को इंटेलिजेंट बनाना है, तो देयर वर मेनी डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट. इनफैक्ट अगर आप पेड्रो डोमिंगोज, हु इज़ अ वेरी फेमस प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन, उनकी बुक पढ़ें, द मास्टर एल्गोरिथम, सो ही विल से देयर आर 5 ट्राइब्स ऑफ इंटेलिजेंस. वो मशीन लर्निंग वर्ड यूज़ करते हैं, बट बात वही है यहाँ पे. Sure. तो हम 5 ट्राइब में भी नहीं जाएंगे, बट मेन पॉइंट ये था कि एक ट्राइब उसमें से ऐसी है जो ये कहती है कि जैसे हमारा ब्रेन इस न्यूरॉन और उसके कनेक्शंस के साथ जुड़ा हुआ है, इट्स अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, वैसे ही मैं एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन बनाऊंगा. आर्टिफिशियल न्यूरॉन में इनपुट्स जाएंगे. इनपुट विल बी नंबर्स, नॉट सिग्नल्स, नॉट इम्पल्सेस, दे विल बी नंबर्स. वो न्यूरॉन कुछ कंप्यूटेशन करेगा. कंप्यूटेशन मतलब वो सारे सिग्नल को ऐड कर लेगा, लेट से, या कुछ कर लेगा, प्रोसेस यूज करेगा, कुछ एक छोटा सा प्रोसेस चलाएगा, और फिर एक आउटपुट जाएगा. आउटपुट इज द आउटपुट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो हमारे ब्रेन में. तो हमने क्या किया कि एक न्यूरॉन जो हमारे ब्रेन में था, जो बहुत सारे सिग्नल लेके एक सिग्नल कभी कभी वापस आगे भेज देता था, उसको सिमुलेट कर लिया मशीन में यूजिंग एन आर्टिफिशियल न्यूरॉन. अब मैंने इसका नेटवर्क बना दिया इन आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स का, कि बहुत सारे न्यूरॉन्स आर्टिफिशियल जोड़ दिए, उनको अगली लेयर ऑफ न्यूरॉन से कनेक्ट कर दिया, उसको अगली लेयर ऑफ न्यूरॉन से कनेक्ट कर दिया. इसको बोलते हैं न्यूरल नेटवर्क. और जब मैं इसको बहुत सारी लेयर्स के लिए करता हूँ, तो इसको बोलते हैं डीप न्यूरल नेटवर्क. कि मेरा इनपुट अगर फर्स्ट लेयर में गया, उससे सेकंड लेयर में आउटपुट गया, उससे थर्ड लेयर में आउटपुट गया, अगर मैंने ये 10 लेयर, 15 लेयर, 20 लेयर कर दिया, तो इसको हम बोलेंगे डीप न्यूरल नेटवर्क. डीप न्यूरल नेटवर्क is a gross approximation of a human brain for a computer. Right. It was there in the 60s, it was there in the 70s, it was there in the 80s. A lot of algorithms have been developed in the 80s and 90s. But हुआ क्या कि you need to train these networks. ट्रेन, जैसे हम, छोटा बच्चा होता है, वो धीरे धीरे ट्रेनिंग लेता है और सीखता है, अपना ब्रेन ट्रेन करता है. वैसे ही हमारा न्यूरल नेटवर्क है, उसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं, वेट्स होते हैं, जिनको हम वेट्स बोलते हैं. वो वेट्स हमें ट्रेन करने पड़ते हैं फ्रॉम डेटा. तो अब हम बहुत बड़ा न्यूरल नेटवर्क बना देंगे, तो उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होंगे. बहुत सारे पैरामीटर्स होंगे, तो उनको ट्रेन करने के लिए बहुत सारा डेटा चाहिएगा. बहुत सारा डेटा
90s में, 80s में, 70s में अवेलेबल नहीं था। दूसरी चीज़, हमें उसको ट्रेन करने के लिए बहुत सारी कंप्यूट पावर चाहिएगी। वो बहुत सारी कंप्यूट पावर 70s 80s में अवेलेबल नहीं थी। कंप्यूटर्स उतने स्ट्रांग नहीं थे, पंच कार्ड पे होता था, बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, कुछ कर तो पाते नहीं थे। ENIAC टाइप के ना। हाँ, अब हमारा फ़ोन सबसे बेटर है। तो हुआ ये कि इन द 2010s अराउंड 12-13 एक 3-way स्ट्रीट का एक ब्यूटीफुल दे केम टुगेदर। वन स्ट्रीट इज़ द AI जो न्यूरल नेटवर्क से आई, वन स्ट्रीट इज़ द डेटा जो इंटरनेट की वजह से बहुत डेटा दुनिया में आ गया और वो डेटा इजीली डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल हो गया। एंड वन स्ट्रीट इज़ द मशीन जो CPUs और GPUs की क्वालिटी बढ़ती गई। GPUs होते हैं ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि गेम्स में पहले यूज़ होते थे, अब करेक्ट AI के लिए बहुत होते हैं। तो वो तीन चीज़ें जब एक साथ मिल गई तो सडनली एक होल कंप्लीट हो गया। जो डेटा चाहिए था ट्रेन करने के लिए, जो कंप्यूट पावर चाहिए थी ट्रेन करने के लिए, और जो एल्गोरिथम्स चाहिए थे ट्रेन करने के लिए, वो तीनों एक साथ जुड़ गए। और तब सडनली डीप न्यूरल नेटवर्क्स बहुत अच्छी क्वालिटी पे ट्रेन होने लगे और बेटर परफॉर्मेंस देने लगे। इतनी बेटर जो मतलब पिछले 20-25 साल में सोची भी नहीं गई थी। मतलब पिछले 20 साल में अगर वो 0.5% एक्यूरेसी चल रही थी तो उन्होंने सडनली 8, 10, 12, 15% जंप दे दिया। कोई एग्जांपल्स ऐसी चीज़ों के जहाँ पे ये 3-way स्ट्रीट मिली इन तीनों चीज़ों की? फॉर एग्जांपल इमेज क्लासिफिकेशन। ओके, जैसे ये मेरे सामने एक कप रखा है, हम या मेरे सामने ग्लास है या बुक है या व्हाटएवर, राइट, बॉटल है, तो अगर मैं एक फ़ोटो दे दूँ मशीन को, कहूँ कि आप ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करो, तो दिस इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट रिकग्निशन। वेरी वेल स्टडीड प्रॉब्लम, चली आ रही है, सालों से चली आ रही है। तो कुछ मुझे एग्जैक्ट नंबर्स अब याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन 75% शायद होती थी एक्यूरेसी उस समय, और वो एक साल में शायद कुछ 86 या 90% पे जंप हो गई थी। मतलब कुछ अनबिलीवेबल जंप हो गया था। एग्जैक्ट हम चेक कर लेंगे, टोरंटो से हुआ था ये रिसर्च। जॉफ हिंटन वॉज द मेन पर्सन जिनके थ्रू हुआ था, और द स्टूडेंट वॉज एलेक्स विद अ डिफिकल्ट सरनेम, सो आई वुड नॉट प्रोनाउंस। उसका जो सिस्टम था उसको एलेक्सनेट बोलते थे। और फिर विद इन 5 years वो ह्यूमन परफॉर्मेंस से बेटर हो गई एक्यूरेसी, 98% हो गई विद इन 5 years। तो द पॉइंट, और ये बहुत ऑडियो क्लासिफिकेशन में भी चल रहा है कि 50%, 60%, 70% 50 साल से चल रही है एक्यूरेसी, और सडनली 95% हो गई 5-10 साल में। मतलब एकदम ही अब चली गई। दिस इज ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन, वी स्पीक एंड द मशीन फिगर्स आउट कि आप क्या बोल रहे हो। करेक्ट, दैट्स व्हाई पीपल यूज Siri and other and it's become better and better, right? Siri is becoming better and better. You should check out the Siri from 10-15 जब बिल्कुल ही एप्पल ने रिलीज किया था Siri को, I remember that time, तब का आपको चेक करना चाहिए, अब का चेक करना चाहिए। एकदम मेजर डेवलपमेंट। तो इस तरह की बहुत सारी टेक्नोलॉजीज सडनली वर्क करने लगी। इसलिए आज क्या हो गया है कि जब हम AI सोचते हैं, तो ऑल्दो AI हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ ऑलमोस्ट 70+ years, लेकिन जो AI जिसकी वजह से AI रेवोल्यूशन हो रहा है, दैट इज डीप न्यूरल नेटवर्क्स, राइट? डज दैट आंसर योर क्वेश्चन ऑफ व्हाट that answers my question brilliantly, yeah. सो कमिंग बैक टू द थिंग कि स्टूडेंट्स को क्या चाहिए, तो स्टूडेंट्स को सबको न्यूरल नेटवर्क समझने हैं, सीखने हैं। क्योंकि मैं उनको कोई दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं उनकी जगह होऊंगा, मैं भी वही करूँगा, क्योंकि इवेंचुअली जो बाकी टेक्नोलॉजीज़ हैं वो कहीं कहीं एप्लीकेबल है। डीप न्यूरल नेटवर्क्स बहुत सारी जगह एप्लीकेबल हैं। तो अगर आप डीप न्यूरल नेटवर्क्स अच्छे से समझ लेते हो, सीख लेते हो, उसकी डेप्थ समझ लेते हो, तो देन यू हैव यू इंक्रीज योर कोट एंड कोट मार्केट वैल्यू। 5 साल पहले तो हम लोग हंसते थे कि द नंबर ऑफ लेयर्स जितना आप ट्रेन कर सकते हो डीप न्यूरल नेटवर्क, उतने कई बार आपके जीरोज होंगे आपकी सैलरी में। मैं इट वाज जोक, बट अर्ली डेज 2015-16 इट वाज ऑलमोस्ट ट्रू कि अगर आपने 10 लेयर 15 लेयर न्यूरल नेटवर्क ट्रेन कर लिया तो आपकी 7 फिगर सैलरी होगी US टर्म्स से। How do you typically train a network? मतलब for example, because I know your work involves a lot of like NLP based programming for robotics, right? NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग होती है, जिन लोगों को पता नहीं है, और लोग उसे यूज़ करते हैं यूट्यूब वगैरह पे अपने बिलीव्स चेंज करने के लिए और चीज़ें करने के लिए। इट्स यूज्ड इन द सेल्फ हेल्प वर्ल्ड अ लॉट, बट हाउ डू यू डू दैट फॉर डीप न्यूरल नेटवर्क्स एंड रोबोटिक्स? मतलब इफ़ यू कुड लाइक मे बी हेल्प मी आउट विद अ केस स्टडी या कोई ऐसे एग्जाम्पल जहाँ पे हम समझ पाएँ कि हाउ डज दैट हैपन? टू मेनी क्वेश्चंस एट द सेम टाइम, मुझे बहुत सारा डीकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो पहले मैं पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लूँ, पिछला वाला क्लोजर हो जाएगा। आई एम ऑलमोस्ट फीलिंग लाइक शेल्डन कूपर राइट नाउ, बट सो देर आर अदर स्टूडेंट्स, अ फ्यूअर नंबर, जिनको कि रिसर्च करनी है। उन लोगों के लिए क्या होता है कि दे आर रियली इंटरेस्टेड इन वेरी स्पेसिफिक थिंग्स।
जैसे कोई बोलेगा कि मुझे रीइंफोर्समेंट लर्निंग करना है, या कोई बोलेगा कि मुझे एक पर्टिकुलर तरह की चीज़ में कुछ अचीव करना है, तो वो कई बार स्पेशलाइज होने की कोशिश करते हैं. अंडर ग्रेजुएट्स वैसे जनरली उतने स्पेशलाइज होने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन देयर आर फ्यू हु हैव दैट लेवल ऑफ डेप्थ कि वो कहते हैं हाँ मुझे ये चेंज करना है. मुझे अच्छे से याद है एक स्टूडेंट बहुत स्ट्रांगली बोलता था कि मुझे पॉलिसी फॉर एआई पे काम करना है बिकॉज आई थिंक दिस इज समथिंग आई एम पैशनेट अबाउट. या एक स्टूडेंट ने आके बोला था कि आई थिंक आई वांट टू वर्क इन बायोलॉजी बिकॉज बायोलॉजी देयर इज अ ह्यूज स्कोप ऑफ एआई इन बायोलॉजी एंड हेल्थ केयर एंड वी आर नॉट एक्सप्लोरिंग इट इनफ. सो देयर वर अ फ्यू हु हैड दिस बेंट ऑफ माइंड कि बहुत डीप जा सकें और एक स्पेसिफिक सब एरिया को कह सकें कि हाँ दिस इज़ व्हाट आई एम पैशनेट अबाउट. अदरवाइज मोस्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स आर जनरली अबाउट understanding the big space and not very specific. Okay, that is that. Now, NLP जिसमें मैं काम करता हूँ that is natural language processing. Neuro-linguistic programming भी एक NLP है, but that is not what I do, although they are very highly related. न्यूरो-लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में हम कुछ ये भी सोचते हैं कि हमारा ब्रेन लैंग्वेज के साथ कैसे बिहेव कर रहा है, थोड़े कॉग्निटिव साइंस की भी चीज़ें जाती हैं, वो सब अभी उतना नहीं चलता है. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एसेंशियली मीन्स हाउ टू मेक मशीन learn text, understand language basically. So can machine communicate with you in language? जैसे chatbots होते हैं हमारे, right? But वो तो एक application है, but बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इसमें. You can look at a cricket match step by step, ball by ball account and have the machine write an article about what happened today. ये भी हो सकता है. Yeah, I was going to talk about that. One of my friends introduced this AI that used 25 Christmas movies की script to make a script, but it was funny, but not the best. हाँ, अभी time लगेगा. हाँ. So anyway, there are many possibilities right here. NLP for robotics क्या है? अब आपने बोला है, मेरा एक प्रोजेक्ट है NLP for robotics में. I collaborate with a professor called Professor Rohan Paul in computer science. He is really into robotics. I am really into NLP. So we have been doing something together with respect to can we interact with a robot in human language such that the robot does what we ask it to do. So for example, if we say, get all the pillows from my couch and put them on my bed or whatever, then the robot knows what it means. हमने तो अपनी अंग्रेजी में बोल दिया या हिंदी में बोल दिया, but it should be able to see कि okay, there are 5 pillows, they are in different parts of the couch, I need to pick each one, I have to take them to the bed, I have to put it. So उसके कुछ एक्शंस होंगे ना. उसके एक्शंस क्या होंगे कि मैं अपने रोटर को 5 डिग्रीज आगे मूव कर रहा हूँ, अपने मैं हाथ को 3 डिग्री हिला रहा हूँ. तो वो एक बहुत ही लो लेवल एक्शंस हैं और हमने कमांड दी बहुत ही हाई लेवल लैंग्वेज में. तो वहाँ से यहाँ कैसे जाना है, दैट इज़ वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स दैट आई एम वर्किंग ऑन. कि वी गिव इंस्ट्रक्शन टू द रोबोट दैट विल बी वर्किंग विद अस समडे, and the instruction will be given in human language. The robot will interpret this instruction, convert into something that is a goal, and then it will do planning. And planning essentially is the field of AI where you are given a scenario and you are given a goal and you figure out what actions should I take to achieve that particular goal. So वो end-to-end process क्या होगा, that is what we are trying to work on. अब इसमें आपका क्वेश्चन क्या था अगेन? मेरा क्वेश्चन ये था, पर वो होता कैसे है? लाइक what is the application? How do you do that? ये तो इसकी थ्योरी हो गई. How will require you to take some of my classes, but let me give you a high level picture. So let's say we have some training data. जैसे हमने पहले एक रोबोट को दिखाया कि when I say get me a cup of water, तो उसको करने के लिए पहले मैं यहाँ से सिंक तक जाऊँगा, वहाँ पे एक कप उठाऊँगा, कप को टैप के नीचे रखूँगा, टैप खोलूँगा, कप भरेगा, टैप बंद करूँगा, वापस लेके आऊँगा. Now this is one instruction connected with a plan. And the robot is observing you do things? The robot will observe. I mean, so we do it in sort of simulation, but yes, the robot will observe us doing it. Okay. And so, or it will not observe us, but this will create a data set of instructions and associated plans. This is called imitation learning, by the way. Imitation learning means कि मुझे बहुत तो समझता नहीं है वर्ल्ड, लेकिन ह्यूमन ने ये करके दिखा दिया, ऐसे करके दिखा दिया, तो मैं उसको इमिटेट करूँगा. करेक्ट. ये रोबोट सोच रहा है, मतलब ये रोबोट का पॉइंट ऑफ व्यू है. तो रोबोट को हर चीज़ बहुत डिटेल में नहीं पता होगी, लेकिन वो ह्यूमन को इमिटेट करने की कोशिश करेगा. तो ह्यूमन ने एक इंस्ट्रक्शन दी, उसका स्टेप्स बता दिए, दूसरी इंस्ट्रक्शन दी, उसके स्टेप्स बता दिए, ऐसी मे बी 100 इंस्ट्रक्शंस दी, उनके स्टेप्स बता दिए. ये हो गया हमारा ट्रेनिंग डेटा. अब हम एक डीप न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे. वो डीप न्यूरल नेटवर्क क्या होगा, इनपुट लेगा इंस्ट्रक्शन और आउटपुट करेगा एक प्लान.
और वो न्यूरल नेटवर्क के पैरामीटर्स इस डेटा सेट पे ट्रेन होंगे. अब वो ट्रेन कैसे होते हैं, अब ये थोड़ा सा और डीप हो जाएगा. बट वो जब ट्रेन होंगे तो वो न्यूरल नेटवर्क की कैपेबिलिटी ये होगी कि उसको कोई भी इंस्ट्रक्शन दो, वो कोई तो प्लान दे देगा आपको. और वो कितना इंटेलिजेंट है, ये इससे पता चलेगा कि वो कितनी बार सही प्लान देता है. कि अब आपने कॉफ़ी लाने को बोला, वो पिलो उठा के ले आया तो वो गलत प्लान दिया उसने, राइट. तो आपने कॉफ़ी लाने को बोला, वो कॉफ़ी ला के आपके सामने गिरा दी, तो वो भी अच्छा प्लान नहीं है, राइट. सो इवेंचुअली एन इंटेलिजेंट न्यूरल नेटवर्क विल बी वन दैट सेटिस्फाइज मोर ऑफ द गोल्स. अगर हमने उसको ट्रेन किया है कि ब्रिंग मी द पिलोज एंड टेक कॉफ़ी टू द बेड, तो फिर वो टेक पिलोज टू द बेड अपने आप ही समझ ले, इवन दो हम उसको एक्सप्लिसिटली हमने ट्रेन नहीं किया है. तो इसको जनरलाइजेशन बोलते हैं कि ट्रेनिंग डेटा में जो इंस्ट्रक्शन दे दी, वो उससे हम नई इंस्ट्रक्शन पे हमारा रोबोट जनरलाइज कर सकता है कि नहीं कर सकता. अगर वो कुछ गलती कर रहा है तो उस टाइम पे उस गलती की कोट एंड कोट प्रोग्रामिंग फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड उसको आप लोग दे रहे हो कि यार अब तूने ये गलती करी है. हाँ, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको बोलते हैं ह्यूमन इन द लूप एआई. ह्यूमन इन द लूप एआई क्या होता है? तो अभी हमारा मॉडल क्या है कि हमारे पास एक डीप न्यूरल नेटवर्क है, उसको हमने डेटा दिया, उसने अपने आप को ट्रेन किया एंड दैट्स द एंड. बट रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है. रियल लाइफ में तो आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है तो आप चाहोगे कि वो सीखे, वो अभी कोई गलती कर रहा है तो इम्प्रूव करे कल, राइट. तो उसको हम बोलते हैं ह्यूमन इन द लूप एआई, कि आपने एक बना दिया रोबोट ऐसा, लेट्स से आज से 10 साल बाद, कि जो हमारे ये सब काम कर सकता है, बट वो गलतियाँ भी कर रहा है. जब वो गलती करे तो हम उसको बताएं कि हेलो रोबोट, यू मेड दिस मिस्टेक एंड दिस इज़ व्हाट आई मेंट. और फिर वो रोबोट इसको ले, इस इंस्ट्रक्शन को, इस फीडबैक को अगेन अपना रीट्रेनिंग करे सच दैट नेक्स्ट टाइम वो ये गलती ना करे. ये भी लोग स्टडी कर रहे हैं आजकल, क्योंकि आज से 10 साल पहले तो कोई सोचता ही नहीं था ना कि एआई सक्सेसफुल होगा. अब लोग ये सब क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. सो द क्वेश्चंस अबाउट द एक्चुअल एप्लीकेशन ऑफ एआई is becoming very important, are becoming very important now, because AI is starting to be part of our lives. So human in the loop AI would also be part of our life someday once these robots or these AI systems become pervasive. But जब आप ये day to day में ये वाला काम करते हो, the NLP and robotics, like what does that specific day look like? Are you going inside a laboratory where there are a bunch of robots? Like how does that That's happen? a great question. So unfortunately abhi nahi, not yet, but someday, right? So this is the vision. I am an NLP person, as I told you. My collaborator is the robotics person. So currently he is in the process of purchasing some expensive robots and setting them up in a lab such that such experiments can be done. अभी हम उसको सिमुलेशन में करते हैं. So we can see a screen जहाँ पे रोबोट मूव कर रहा है और चीज़ें उठा रहा है. वो रोबोट कहाँ पे है जो मूव कर रहा है? वो अभी स्क्रीन में ही है. अच्छा, it's okay. It's a simulation. It's a simulation. Got it. So अभी सिमुलेशन में कर ले, फिर रियल वर्ल्ड में कराएंगे, वरना तो बेचारा गड़बड़ी कर देगा, राइट. सो रियल वर्ल्ड हैज़ मैनी चैलेंजेस. लेट मी एक्सप्लेन, राइट. सो a real robot requires a combination of computation, electrical engineering and mechanical engineering to say the least. क्योंकि उसके मैकेनिकल नट्स एंड बोल्ट्स हैं, उसके रोटर्स कितने करेक्टली मूव कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसकी इलेक्ट्रिकल वायरिंग अच्छी है कि नहीं, और उसके अंदर कौन से एल्गोरिथम्स चल रहे हैं. इनका कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन होता है जब एक रोबोट रियली काम करता है. तो हम एज कंप्यूटर साइंटिस्ट या एआई पीपल, हम एक्चुअली रोबोटिक्स, रियल रोबोटिक्स पूरी नहीं कर सकते. तो हमें फाइनली एक बड़ा ग्रुप बनाना पड़ेगा जिसमें मल्टीपल लोग मल्टीपल तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, ताकि वो रोबोट नई चीज़ें कर पाए जो वो पहले नहीं कर सकता था. There are a few steps until that point, at least for us, for my group or my group faculty members that I collaborate with. So the vision is there, but अभी हम उसके एक सब प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं जिसमें हम ये फिगर आउट कर रहे हैं कि वो इंस्ट्रक्शन समझेगा कैसे और उसके हाई लेवल प्लान कैसे बनाएगा कि मैं यहाँ से वहाँ जाऊँ. अब ये बोलना कि मैं यहाँ से वहाँ जाऊँ बहुत आसान है हमारे लिए, बट एक्चुअली रोबोट के लिए नहीं है, क्योंकि रोबोट ने बोल दिया मैं यहाँ से वहाँ जाऊँ, बट उसको करना क्या है कि उसको अपना एक जॉइंट ऐसे हिलाना है, एक हाथ ऐसे हिलाना है. मतलब वो एक्चुअल एक्शंस तो वो डिग्रीज में और रोटेशन में ले रहा है ना. माइन्यूट प्रोग्रामिंग है, उसे करनी पड़ेगी. तो वो माइन्यूट प्रोग्रामिंग तक पहुँचने के लिए लेयर्स बनती हैं. तो सबसे नीचे जो होता है जिसको हम कंट्रोल थ्योरी बोलते हैं, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आती है. और एक्चुअली वो कंट्रोल थ्योरी के बाद वो जो पूरे रोटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आता है. तो दिस इज़ अ रियल इंजीनियरिंग एक्सरसाइज. इट्स नॉट स्पेसिफिक टू एआई. AI इज़ द ब्रेन. ये मैं हमेशा बोलता हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ पे भी डिस्कस करें कि जैसे हमारी बॉडी में सब कुछ है ना, आँखें हैं, हाथ है, सब कुछ अलग अलग अपना काम कर रहे हैं. इस पूरी चीज़ को कंट्रोल कौन कर रहा है? द ब्रेन. इन द वेरी सेम वे. अच्छा, और सिर्फ मैं आपको ब्रेन दे दूँ उठा के एक जार में, तो उसका कोई मतलब नहीं है.
ये मैं आपके, आई एम सॉरी टू गिव यू दैट इमेजरी, बट सारी की सारी सेंसर्स और इफेक्टर्स हटा दूँ, आपकी आंखें हटा दूँ, आपके मुंह हटा दूँ, आपके कान हटा दूँ, हाथ हटा दूँ और फिर ब्रेन दे दूँ, तो क्या कर लोगे ब्रेन का? कुछ नहीं कर पाओगे ना। जैसे मुझे अच्छे से याद है कि हमारी एक बहुत अच्छी क्लासिकल सिंगर थी जिनको एंड में पार्किंसंस हो गया और वो फिर कम्युनिकेट नहीं कर पाती थी, लेकिन हमें फील होता था कि उनका ब्रेन चल रहा है, बट वो बिल्कुल कम्युनिकेट नहीं कर पा रही हैं। तो जब वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाती थी तो वो उनके लिए भी फ्रस्ट्रेटिंग था और बाकी लोगों के लिए भी फ्रस्ट्रेटिंग था। सो अ ब्रेन नीड्स एन एक्टिव बॉडी टू बी यूजफुल, राइट, एंड इन द वेरी सेम वे एन AI नीड्स a machine organism, a machine to be useful, right? The machine should have sensors. The machine should have the ability to change the world. So, इसी तरह से कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये सब जुड़ेंगे. द AI पार्ट विल बी मैनेजिंग द रोबोट, बट इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल जब तक स्ट्रांग नहीं होगा तब तक वो मैनेज सही नहीं कर पाएगा. तो अभी हम उसका AI अलग बना रहे हैं. लोग अलग अलग कंपोनेंट्स पे काम करते हैं रिसर्च में कई बार, फिर वो जुड़ेगा और फिर एक ब्यूटीफुल होल बनेगा. वो विजन है, वो देखिए होपफुली अ फ्यू ईयर्स डाउन द लाइन. टिपिकली अगर हम NLP के अंदर से AI वाला पार्ट रिमूव कर लें तो ये जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है, 3 वर्ड मेरे को आई एम नॉट श्योर इफ आई अंडरस्टैंड व्हाट दे मीन. लाइक उनकी when you say you like NLP or you enjoy that, what does it mean? आप ऐसा करते क्या हो उसके साथ? I see. No, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. सो लैंग्वेज आप समझते हैं. लैंग्वेज इज एनी मोड ऑफ कम्युनिकेशन. Correct. There are 2 types of languages, natural and artificial. So C++, Java is an artificial language, machine language. बाकी इंग्लिश, हिंदी are natural languages, right? Natural language processing essentially ये बोलता है कि प्रोसेस लैंग्वेज. अब वो प्रोसेस कैसे करेंगे? या तो इनपुट लैंग्वेज होगा, या तो आउटपुट लैंग्वेज होगा, या तो बहुत इनपुट एंड आउटपुट लैंग्वेज होंगे. तो सपोज मैं आपको बोलूँ, देखो ये लैंग्वेज आई आपके पास, बताइए कि ये पॉजिटिव सेंटिमेंट है कि नेगेटिव सेंटिमेंट है, या ये कोई बुली कर रहा है किसी को या नहीं कर रहा है, या ये ऑब्जेक्शनेबल टेक्स्ट है या नहीं है. ऐसे अब मैं बहुत सारे सवाल पूछ सकता हूँ उस लैंग्वेज के बारे में. दैट वुड बी लैंग्वेज इन, बट लैंग्वेज इज नॉट आउट. आउट इज सम लेबल लाइक बुलिंग और नॉट बुलिंग, पॉजिटिव और नेगेटिव. दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि मैं आपको क्रिकेट मैच का स्कोर कार्ड दे दूँ और आपसे कहूँ कि आप इसकी इंग्लिश में एक समरी लिख दीजिए. अब स्कोर कार्ड को आप नेचुरल लैंग्वेज नहीं बोलोगे क्योंकि वो तो स्पेसिफिक फॉर्मेट में लिखा गया है. राइट. तो दैट विल बी नेचुरल लैंग्वेज आउट, बट नॉट एग्जैक्टली नेचुरल लैंग्वेज इन. और फिर अगर मैं बोलूँ कि चलो ये 10 डॉक्यूमेंट है, इनको समराइज़ करके मुझे एक डॉक्यूमेंट बना के दे दो, या मैं आपसे बात कर रहा हूँ फिर आप जवाब दे रहे हो, वो आप एजेंट हो, मैं राइट ह्यूमन हूँ, तो चैटबॉट जैसे. तो इन सब चीज़ों में नेचुरल लैंग्वेज इज इन एंड नेचुरल लैंग्वेज इज आउट. ओके, इट्स अ टू वे स्ट्रीट. हाँ. तो जितने भी ऐसे कंप्यूटेशनल मेथड्स हैं, जितने भी ऐसे सिनारियोज हैं जिसमें आइदर फॉर द मशीन द नेचुरल लैंग्वेज इज इन और फॉर द मशीन द नेचुरल लैंग्वेज इज आउट, और बोथ दे कम अंडर द परव्यू ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. Got it. और उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं. चैटबॉट बनाना भी है, सेंटिमेंट माइनिंग भी है. Sentiment mining? Just if I say the book is great, then you know that it's a positive sentiment sentence. ये बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए बहुत यूज़फुल होता है. जैसे आप एक प्रोडक्ट हो और आपको चाहिए कि मुझे पता चले कि बाकी प्रोडक्ट्स के लिए लोग अच्छा बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, मेरे प्रोडक्ट के लिए लोग अच्छा बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, तो आप क्या करोगे? अमेज़ॉन पे जाओगे, अमेज़ॉन में रिव्यूज़ ले लोगे, देखोगे कि रिव्यूज़ में पॉजिटिव सेंटिमेंट सेंटेंसेस कौन से हैं, नेगेटिव सेंटिमेंट सेंटेंसेस कौन से हैं. जितने पॉजिटिव सेंटिमेंट सेंटेंसेस हैं उनका फ्रैक्शन निकालोगे तो आप कहोगे कि ये प्रोडक्ट को इतना % पॉजिटिव रिव्यूज़ मिल रहा है. That's how they compute it. 86% positive reviews. It's based on that. वो स्टडी कर लेते हैं. ये भी करते हैं. और अमेज़ॉन में तो आप रेटिंग भी डालते हो, तो उस रेटिंग को भी यूज़ करते हैं, पर ट्वीट्स में रेटिंग नहीं डालते हो. करेक्ट. तो ट्वीट से अगर आपको लेना है तो आपको सेंटिमेंट माइनिंग करनी पड़ेगी. वाओ. सो दैट इज अनदर. तो बिजनेस इंटेलिजेंस यूजेस दिस. अच्छा, स्टॉक मार्केट यूजेस दिस, क्योंकि उससे आपको आइडिया हो जाता है कि लोग अच्छा बोल रहे हैं, इसके स्टॉक बढ़ने वाले हैं, खरीद लो. तो ये सेंटिमेंट माइनिंग के अंदर लाइक डू पीपल स्पेसिफिकली वर्क इन दैट, लाइक आर दे सेंटिमेंट माइनिंग स्पेशलिस्ट? Well, yeah. I mean, these are so many topics of research that different over time people specialize. So yes, there are some people who have made a living out of doing better and better in sentiment mining as a topic. Yeah. What about the problems of tone? कभी-कभी ऐसा होता होगा ना कि अब जैसे the word great है, but great is sentence number 3 in a long paragraph जिसके अंदर सब जगह कुछ और लिखा हुआ है. Correct. So again, हम अपनी अपनी फील्ड को समझने लगते हैं, दूसरी फील्ड छोड़ते जाते हैं. तो ये स्पीच रिकॉग्निशन में आता है. अच्छा. देयर इज़ अ फील्ड जो ये स्टडी करती है. जनरली स्पीच और NLP में कुछ लोग हैं जो दोनों में काम करते हैं, लेकिन जनरली लोग डिफरेंट होते हैं. उसका रीज़न ये है कि स्पीच में सिग्नल इनपुट होता है. ओके.
और सिग्नल इनपुट के लिए टेक्स्ट आउटपुट होता है. तो सिग्नल इनपुट के जो मेथड्स हैं वो बदल जाते हैं थोड़े से. ऑल्दो अब डीप न्यूरल नेटवर्क्स के बाद सब चीज़ें जुड़ रही हैं, सब दे आर ऑल कमिंग टुगेदर, इट्स ऑल कमिंग टुगेदर ब्यूटिफुली. बट इन जनरल ट्रेडिशनली स्पीच रिकग्निशन वाले लोग डिफरेंट होते हैं, NLP वाले लोग डिफरेंट होते हैं, दे कोलैबोरेट अ लॉट. सो अगेन दैट यू आर वेरी राइट, इट्स कॉल्ड prosody. Prosody. How do you spell that? Prosody, I think. Okay. So that's sort of the technical term for explaining the tone and the pitch and all the emphasis words and all of that. Because जब हम लिखते हैं तो वो चीज़ें नहीं रहती, जब हम बोलते हैं तो वो चीज़ें बहुत important होती हैं उस इमोशन को या उस कंटेंट को समझने के लिए. तो वो भी लोग स्टडी करते हैं. Wow. That's crazy. Any cool projects that you're working on in NLP beyond the robotics? In your, say, privately, beyond just the IIT? Lots of projects. I do, most of my projects are in IIT. I work in a lot of projects. Let me tell you some of the interesting ones. So one project that we are working on is on languages. India has many different languages, right? And sometimes the script is the same, but language looks very different. Like Mizo and some of the Northeast languages are written in Roman script, but वो आप पढ़ नहीं पाओगे उनको. Sometimes the script is similar, but the words are used differently. Hindi, Marathi are some examples where some common words. So sometimes the scripts are different, but words are very similar. अब हिंदी गुजराती या हिंदी पंजाबी आप देखोगे तो they are not that far away in terms of the actual words used, but the scripts look very different. So we're trying to figure out how to sort of combine all of this in. So how can we train a better and better model even for languages for which we have low resources, for which have different scripts? So that is one of the things that I'm thinking about a lot these days. Another thing I'm thinking about a lot is how do we make chatbots which solve tasks for you? So for example, जैसे हम चिट चैट कर रहे हैं, मतलब हम यूजफुल बातें भी कर रहे हैं, बट हमारा कोई गोल नहीं है पर्स है, हमारा गोल जस्ट बात करना है और कुछ एक दूसरे समझना है. बट कई बार हम किसी चैटबॉट के साथ काम करते हैं जिसमें हमें स्पेसिफिक चीज़ करवानी है, उससे अपने अकाउंट ऑर्डर कैंसिल कराना है, ऑर्डर कैंसिल करना है, अपना पासवर्ड चेंज करना है, अपना कुछ करना है, मे बी इवन कुछ आइडिया लेना है कि मेरा प्रिंटर ख़राब हो गया, हाउ डू आई फिक्स इट. जितना भी आजकल धीरे धीरे आप देखोगे कि एक्चुअल जो हमने ये सब बनाया है ना, ये कस्टमर सर्विस एजेंट्स का मार्केट इंडिया में, वो सब धीरे धीरे कम होगा. एंड Zomato does that only. Zomato के आप बहुत समय के बाद you have to really look for something, तब वो एक इंसान भेजते हैं. I see. तो अब लेकिन ये आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो, वो अलग अलग लेवल पे अच्छे से कर पाए, उसके लिए हमें कैसे मेथड्स बनाने हैं, दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट आई एम रियली पैशनेट अबाउट राइट नाउ. वन ऑफ द थिंग्स आई एम वर्किंग ऑन इज़ आई एम कोलैबोरेटिंग विद अ मटीरियल साइंटिस्ट. वो मटीरियल साइंटिस्ट क्या बोलता है कि दुनिया में बहुत सारे मटीरियल्स बनते हैं, क्योंकि अलग अलग कॉम्पोजिशन आप जोड़ दो तो अलग मटीरियल बन जाता है, उसकी अलग प्रॉपर्टी बन जाती है. करेक्ट. और कई बार आपको किसी एप्लीकेशन में एक स्पेसिफिक सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ चाहिए होती है कि मुझे इतनी हार्डनेस चाहिए, इतनी विस्कोसिटी चाहिए, इतना ये चाहिए, उतना वो चाहिए, ये मेरी रेंजेस हैं. तो क्या हम उसके लिए कस्टम मटीरियल बना सकते हैं? अब ये बात सोचने में ही बड़ी अजीब लगती है, राइट? तो कैसे बनाएंगे? तो उसका फर्स्ट स्टेप ये है कि दुनिया में कितने मटीरियल साइंस के पेपर्स लिखे गए हैं जिसमें बहुत सारे मटीरियल्स बने हैं, उन सबकी प्रॉपर्टी स्टडी हुई हैं. क्या हम उनको सबको हार्वेस्ट करके एक नॉलेज बेस बना सकते हैं? तो उसके लिए तो हमें साइंस का पेपर पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मशीन इज़ वेरी बैड एट दिस. तो उसके लिए NLP लगेगी, बिकॉज ऑल द पेपर्स हैव बीन रिटन इन नेचुरल लैंग्वेज. सो करेंटली आई एम वर्किंग विद हिम ऑन हाउ डू आई हार्वेस्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मटीरियल साइंस पेपर्स टू क्रिएट वन लार्ज रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज. उसके बाद उस रिपोजिटरी के ऊपर मशीन लर्निंग करके हम प्रेडिक्टिव करेंगे, ताकि प्रेडिक्टिव इंटेलिजेंस या प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, सो दैट वी कैन प्रिडिक्ट अ न्यू मटीरियल for the particular use case that you may have. एक काम हम एम्स के डॉक्टर्स के साथ कर रहे हैं, the celiac disease one, right? This is on celiac disease where we are trying to, so apparently 1 to 5% of India's population has celiac disease. It's really, I mean, I was shocked to hear that, because celiac disease आप बहुत ज़्यादा नहीं सुनते. अभी gluten free होने का कुछ फैड यहाँ पे आया, but it's a US problem. हमारी तो दिक्कत है नहीं. Okay, gluten free fad is different from people having celiac disease. That's what I was saying, yeah. So the fad is because we are imitating people or whatever, right? So I won't get into that. But actually 1% or maybe 3 to 4% of North India has celiac disease. I was like shocked to hear that. तो 3 to 4 मतलब हर 100 लोगों में 3-4 के पास है. That's a lot of people actually, क्योंकि हम परसेंटेजेस ऐसी डिजीज़ की तो 0.00 समथिंग होनी चाहिए. और वो प्रेडिक्ट कर पाना या वो एक्चुअली बता पाना कि आपको सीलियक डिजीज़ है, उसके लिए काफ़ी मतलब स्किल्ड डॉक्टर्स चाहिए होते हैं. Okay. तो अभी हम डॉक्टर्स भी जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं, जब आपकी बायोप्सी देखते हैं उसमें भी वो गलती खूब करते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी टीडियस जॉब टू फिगर आउट वेदर यू हैव सीलियक डिजीज और नॉट.
So we're trying to work on a solution, AI solution, such that the biopsy would be automatically read by the AI system, but in a way that the human pathologist, the doctor, can understand it. कि AI ने क्या क्या समझा और क्यों prediction कर रहा है, जिससे कि अगर AI गलती कर रहा है, क्योंकि वो करेगा, और हेल्थ केयर में गलती हम बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, है ना, ड्राइविंग में भी नहीं कर सकते, लेकिन गूगल पे कर सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता है, फेसबुक पे कर सकते हैं. यू सी द डिफरेंस, राइट? सो ऐसे जब क्रिटिकल सिचुएशंस होती हैं, वहाँ पे आई ऑलवेज बिलीव दैट इट शुड बी अ टीम ऑफ ह्यूमन एंड AI दैट शुड बी वर्किंग टुगेदर. नॉट जस्ट AI, नॉट जस्ट ह्यूमन इन लूप AI की जो आप बात कर रहे थे, आप ह्यूमन इन द लूप AI भी समझ सकते हो उसको, बट या दिस इज ह्यूमन AI कोलैबोरेशन in this case. So we are trying to build such a system जहाँ पे there will be a pathologist will be working with the AI system to make sure that the prediction for the celiac disease is as high quality as possible. आपने इससे पहले वो वाली बात करी थी about all the materials that exist in the world, right? And like it's very difficult to read all the scientific papers अगर इंसान अभी पढ़ने भी बैठेगा. यहाँ पे वो वाली चीज़ आती है. I know for a fact a lot of people who do data visualization या data mining and data scraping, but that's like a very specific field. Now you as a computer scientist who does this, आप I mean, for the lack, because some listeners really enjoy like हम बिल्कुल specifically उसके अंदर जाएं. So like, what techniques, methods, qualitative do you use to like सारे दुनिया भर के scientific papers को माइन करके उसके अंदर की एक repository बनाना? देखिए, पहली चीज़ माइनिंग जो होती है उसके लिए हमें कुछ नहीं करना होता है. वो बहुत सिंपल मेथड्स होते हैं. आपको सिर्फ डाउनलोड्स करने हैं, आपको वो लिंक्स ढूंढने हैं कि कहाँ से डाउनलोड करना है. वो डाउनलोड आप करेंगे तो PDF मिलेगी. PDF से आप टेक्स्ट कन्वर्ट करोगे, वो भी बहुत सिंपल मेथड्स आजकल बने हुए हैं PDF टू टेक्स्ट वाले. ऑनलाइन कन्वर्टर्स भी हैं बहुत सारे. ऑनलाइन कन्वर्टर्स भी हैं बहुत सारे. तो वहाँ पे कोई मैजिक नहीं है. वो सब चीज़ किसी और ने बना के दी है हमको ताकि हम आगे कुछ कर सकें. सो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग. एवरीबडी इज प्लेइंग अ रोल इन दिस, राइट? वी कम नाउ once that thing is ready, right? Once we have a lot of text information, right? अब आपको क्या करना है कि आपको एक, for want of, I mean, I'm just using the word deep neural network, although it's a combination of many techniques. Sure. So AI system आपको ट्रेन करना है, जनरली न्यूरल नेटवर्क, जो कि उस टेक्स्ट को प्रोसेस करेगा और उसमें से इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेगा. और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो होगी उसके लिए हमने एक स्कीमा पहले से बना रखा है. थिंक ऑफ इट लाइक अ डेटाबेस. हमने कहा कि हमें चाहिए मटेरियल आईडी कॉम्पोजिशन, मटेरियल आईडी हार्डनेस, मटेरियल आईडी विस्कोसिटी. इस तरह की हमने टेबल्स बना ली. एक कॉम्पोजिशन क्या होगी कि इस मटेरियल आईडी जो उस पेपर में कुछ लेट से A324 लिखा हुआ है, मैं ऐसे आई एम मेकिंग दिस अप, राइट? सो एवरी हम साइंटिफिक पेपर में ऐसे वेरिएबल्स डिफाइन करते रहते हैं क्योंकि बार बार हम नया नाम, मतलब हम कैसे रेफर करें उनको. तो हम कहेंगे कि वी क्रिएटेड मटेरियल विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड यू नो वट एवर, राइट? फॉस्फोरस डाइऑक्साइड ऑफ पेंटॉक्साइड, वट एवर. तो विद द रेशियो ऑफ 80-20, एंड वी कॉल दिस मटेरियल A324. एंड दिस A324 हैज़ यू नो द प्रॉपर्टी ऑफ, ऐसा सब हमने अंग्रेज़ी में पूरी कहानी लिखी हुई है. तो हमें चाहिए कि AI सिस्टम ऑटोमेटिकली जाके ये टेक्स्ट पढ़े, और उसमें सब कुछ यूज़फुल नहीं होगा. कई बार वो ये भी बोलेंगे कि मटेरियल्स हैव बीन डिस्कवर्ड सिंस द एज, यू नो, वो पूरी कहानी शुरू से लिखना शुरू करेंगे. वो हमें नहीं चाहिए. हमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए. इनफैक्ट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इन्फॉर्मेशन. सो दिस इज़ डेटा जो पेपर है, और इन्फॉर्मेशन उसमें वो है जो हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, राइट? सो वी वांट द इन्फॉर्मेशन बिट्स फ्रॉम देयर. सो इन्फॉर्मेशन बिट्स वुड बी A324 मैग्नीशियम डाइऑक्साइड 80, A324 फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड 20, A324 हार्डनेस 5.3 वट एवर, राइट? वो इन्फॉर्मेशन आप टेक्स्ट से निकालोगे, इसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन, और वो निकाल के आप एक डेटाबेस में डाल दोगे. तो अब अगर आपने कर लिया ये सही सक्सेसफुली, तो कल को आप सिंपली ये भी पूछ सकते हो कि भाई कौन से मटेरियल ऐसे एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में. नया मटेरियल बनाना तो बात की बात है, एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में जिसमें कि मैग्नीशियम डाइऑक्साइड है, जिसकी हार्डनेस 5 से ज़्यादा है, 6 से कम है, एंड ब्ला ब्ला ब्ला. और वो सिंपल डेटाबेस क्वेरी करके ही आपको बता देगा कि इस पेपर में पढ़ लो ये एक मटेरियल. तो दुनिया की जितने भी पेपर्स हैं वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. उसकी जो निचोड़ है, उसका जो सार है, वो हमने ऑलरेडी डेटाबेस में डाल दिया, और जब क्वेरी आई तो हमने आपको सही पेपर पे पास भेज दिया कि आप वहाँ जाओ और वो वाला A324 जो है इज़ द आंसर टू द व्हाट यू आर लुकिंग फॉर. ये भी हो गया तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी मटेरियल साइंस कम्युनिटी के लिए. आप मैकबुक विंडोज़ के अलावा कोई एडवांस कंप्यूटर्स यूज़ करते हो? जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी. मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ. मैं तो ये AI भी नहीं बनाता हूँ. मैं तो स्टूडेंट से बनवाता हूँ. सोच अगर आज मुझे प्रोफेसर की नौकरी छोड़नी पड़े और खुद कोडिंग करनी पड़े तो आई डोंट थिंक एनीबडी इज़ गोना एम्प्लॉय मी. बट
we do use we do use servers and we use high end GPU servers. हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे so GPUs are sort of graphic processing units. They are the reason why we are able to do this. We are able to train deep neural networks. They are pretty costly. So I think IIT Delhi has done an amazing job by creating what is called a high performance compute facility, which is available for all the researchers and all the students on campus. In IIT Delhi system. तो उन्होंने कई सारे GPU servers भी रखे हैं, but they are not enough for us because AI में बहुत ज़्यादा चाहिए. तो अभी हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे थे and we have been allocated 120 crore to create probably the India's largest for now supercompute facility only for AI. Wow. So this would have 400 GPUs in one facility. So supercomputer बोल लीजिए आप, लेकिन ये डिफरेंट तरह का सुपर कंप्यूटर होगा. जो IBM के सुपर कंप्यूटर थे वो डिफरेंट थे. अभी ये वाले जो मतलब पुराने ज़माने के जो सुपर कंप्यूटर थे वो डिफरेंट थे. वो CPU बहुत थे उसमें. इसमें GPU बहुत होंगे क्योंकि GPU जो है उसी पे आप इस तरह की प्रोसेसिंग फास्ट कर पाते हो. CPU पे स्लो होती है. So anyway, so my students use a lot of high-end machines, but they don't see those machines. वो सब है कहीं पे HPC compute facility में है जो वो use करता है. Do you do a lot of research in your job? Like a lot of research, as in like you said that you have a deadline that you have to do finish right after this. So मतलब how much of research work are you involved in? ये जितनी भी हमने problems की बात की ये सब research. All of it research. Yeah, see, I don't know how much you understand a professor's life. Especially, full disclaimer, I did a degree in advertising and religion. तो मैं ये तो जानता हूँ कि there are grants, there is research, there are private research universities. I studied at one. But I didn't speak to a STEM professor too much. That didn't come in my purview. Huh? Right. So, let me only talk about IITs. ठीक है. Because the older IITs, IISc, right, equivalent. Or the Stanfords or Berkeleys of the world, a professor in a science computer science field is a one-person entrepreneur. And let me explain why. They teach, they do research, they build their institution, service, they build the international and national institution in their field of research, they review papers, they review grants, they write grants and do fundraising. They have an army of students that they work with, so they also become people managers. They, write articles, sometimes public articles. They do outreach. What we are doing is, it will be in the category of outreach for me. They work with companies, advise companies, sometimes even start companies. They advise governments on policy. This is generally their portfolio. जब हम कभी सोचते हैं कि अच्छा वो तो टीचर है या प्रोफेसर है, वो बेचारा पढ़ाता होगा सुबह से शाम तक, आई विल टेल यू दैट आई टीच अ कोर्स अ सेमेस्टर. दिस इज़ ट्रू फॉर एवरी कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट प्रोफेसर. अ कोर्स जनरली टेक्स अबाउट 3 to 4 contact hours with students. That's it? That's it. What about the rest of it? That's it. I told you, we have a portfolio. So I work with 15 to 20 students at any given point in time. This includes PhD students, master students, undergrad students. They are doing research all on the topics that we discussed: chatbot, multilingual, information extraction, material science, all of this. When their research matures, we write papers about it. We go and give presentations at conferences. We review papers and grants for other grant agencies and conferences and journals. We are part of the service of the international world. ऐसे मैं AAAI करके एक major organization रही है AI में international, उसकी executive council में था. I work with many companies. I consult for them. So companies don't have excellent deep technical know-how. They have good engineers, but not necessarily good scientists. तो उनको काम करना आता है, लेकिन क्या करना है कभी हमेशा नहीं पता होता. तो बड़ी कंपनीज के लिए ईजी है. Microsoft actually has scientists. Google actually has amazing researchers. But what about smaller companies, startups? We have a booming startup culture in India, but all these AI startups, every once in a while get stuck.
कि अरे अब मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूँ, मेरी एक्यूरेसी बढ़ नहीं रही है, मेरी इंटेलिजेंस बढ़ नहीं रही है सिस्टम की. वहाँ पे यू नीड अ रिसर्चर, समबडी हु अंडरस्टैंड्स थिंग्स डीपली. अगेन वी कम इन टू द पिक्चर. ऑफ कोर्स वी कैन ओनली डू सो मच, बट वी एडवाइज देम एवरी वंस इन अ वाइल टू टेक अप, ट्राई आउट दिस आइडिया, दैट आइडिया, वट एवर, राइट. मैं गवर्नमेंट के साथ, नीति आयोग के साथ, ICMR के साथ, विद मेनी डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री, I come in as an AI expert as and when they need them. Sometimes they do projects and they need somebody to technically evaluate the projects, plan the project, whatever. So we actually play a very, very, our time is sort of divided in small chunks. Yeah. The last time I had a long conversation with somebody, which will go greater than 1 hour, I don't remember. Really? वो मैं आज ऑनेस्टली राइट टाइम मुझे याद ही नहीं है मुझे कि कब मैंने किसी के साथ इतना लंबा कॉन्वर्सेशन किया था ऑन टेक्निकल टॉपिक्स, क्योंकि हमारा टाइम इतना बटा हुआ होता है कि वी हैव 1 hour मीटिंग विद अ स्टूडेंट. तो मैं खुद बहुत रिसर्च, इट्स फन फॉर मी. मैं खुद कभी इतनी रिसर्च अब नहीं कर पाता हूँ, बिकॉज नाउ वी हैव स्टूडेंट्स हु आर एक्चुअली डूइंग एक्चुअल वर्क. वी थिंक अबाउट देम, वी थिंक विद देम ऑन आइडियाज. सो a professor's life is a very exciting life. It's very dynamic for sure. It's a very, very dynamic life. And, lots of things are going on all the time. And plus, I am the head of School of AI. So, I'm also thinking about how to build the school, how to build this department in a way that, it establishes significant credibility and, international reputation over a period of 5 to 10 years. Well, I hope those casts can add a little bit of a push to that. We've hit the 1 hour 6 minutes mark. Awesome. It's been a pleasure having you on. We could go on for longer, but I just have another recording right after this. In a few months, when we've made some progress, when hopefully we have some robots that we can talk about. Sure. Where can people find you if they want to get in touch with you? Well, I have a homepage. Yeah. So that they can check out your work at. They can check out my work. What is it called? You have to just search for, if you just Google Mausam IIT Delhi. I literally did the same thing. मैंने ये करा था Mausam IIT Delhi, and I think the SEO gods are pretty nice because the page comes up first. हाँ, वो मौसम से बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, because there is a Mausam movie, there are Mausam shoes, there are so just don't only search Mausam, because you will end up in Bollywood and not in IIT Delhi. And I've been to the campus. It's a great campus. Before we sort of end things off, do you feel like I'm teaching here, I'm running this faculty, this new school, do you feel like kitni prestigious jagah hai? It's great to be here. Does that ever come across your mind, or is it just I feel honored almost every other day by looking at the amazing students that I end up working with. They are just so smart, 20 times smarter than who I am. I'm telling you honestly. हम 20 साल पहले ये सब कुछ नहीं कर सकते थे जो बच्चे आज कर लेते हैं. They are just so up on the mark. So I feel that, I've been privileged that I have been able to work with such sharp minds. And when you work with sharp minds, then 2 plus 2 becomes bigger than 4, right? Yeah. So the sum becomes bigger than the sum of parts, and really interesting things happen when complementary skills come together. And so I have been very fortunate that I have had that opportunity. Yes, IIT Delhi is definitely very prestigious. वो तो कहीं भी आप IIT से बाहर चले जाओ तो आपको ज़्यादा पता चलता है. It's great. Well, it was great having you on Dostcast. Dostcast का ये एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. Once again, shout out to our sponsor, TickerTape. अगर आपको informed, intelligent और research based investing decisions करने हैं, look no further than TickerTape. आप इसमें लिटरली जाके कंपनीज का शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर देख सकते हो. भाई इस कंपनी में क्या क्या कैसे किस तरह स्ट्रक्चर कर रखे हैं शेयर्स. आप ये भी देख सकते हो कि पुराने ट्रेंड्स क्या रहे हैं. और तो और इनके प्लेटफॉर्म पे एनालिस्ट हर स्टॉक के ऊपर उसके रेट्स, उस पर क्या रिटर्न आएगा, सब डालते हैं.